रातें गुमनाम होती है, दिन किसी के नाम होता है, हम जिंदगी कुछ यूं ही जी लेते हैं कि हर लम्हा दोस्तों के नाम होता है। तो इसी नई सोच के साथ प्यारे बच्चों, आज मैं टैली का लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ। इस कोर्स में मैंने अकाउंट्स का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इन सभी को क्लियर करके बताया हूँ। तो आप टैली अकाउंटिंग फीचर को सीखने से पहले इसे अच्छे से समझ लें, ताकि हमें टैली के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग वॉच करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। मैं आपको टैली या टैली ईआरपी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग टर्म है, आज उसके विषय में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ईआरपी का मतलब बताऊं। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड सभी कामों को करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो अकाउंटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिजनेस की भाषा होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं और समराइज़ करते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इन आवर डे टू डे बिजनेस। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जो कि हमारे देश में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। ठीक है ना। बहुत जगह जो अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक का भी होता है। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस मैन को अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कराने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों का होना उनके पास बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज़, थर्ड प्रॉफिट लॉस एंड फोर्थ अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर प्लानिंग। जैसा कि एसेस्ट, अगर बिजनेस में हम एसेस्ट, बिजनेस के लिए एसेस्ट को होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। बिजनेस में रिस्क लेना ज़रूरी है, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, बिजनेस में हमारा गुडविल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। और बिजनेस को फ्यूचर प्लानिंग के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए, और बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म रन करे। ठीक है। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, सवाल यह है कि ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं। ठीक, ट्रांजेक्शन्स एक इवेंट्स है जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं और हमें मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हमें मदद भी करते हैं। ठीक है ना। और अकाउंटिंग में हम बेसिकली जितने भी इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो, ठीक है, जो भी सेल्स परचेज, हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स 2 प्रकार से होते हैं। एक कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, कि आप एक हाथ से सामान लीजिए, दूसरे हाथ से पैसे दीजिए। बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है द पेमेंट इज़ डन आफ्टर द सम पीरियड। ठीक है, अभी ट्रांजेक्शन्स हुआ लेकिन पेमेंट जो है कुछ समय के बाद भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्रांजेक्शन के 2 प्रकार हुए, एक कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग के टाइप क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, बेसिकली अकाउंटिंग के 2 टाइप होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्प्रेशनल अकाउंट। इसमें जो बच्चे या आप में जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड होगा वो तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। अकाउंट्स के 2 प्रकार हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्प्रेशनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से लोग आते हैं? पर्सनल अकाउंट में किसी भी व्यक्तिगत खाता को तैयार किया जाता है, इसके अलावा किसी फर्म का नाम हो, ठीक हो ना, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, उनके नाम को भी हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड है इम्प्रेशनल अकाउंट। इम्प्रेशनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल अकाउंट होते हैं और दूसरा इनटेंजिबल अकाउंट होते हैं।
टेंजिबल अकाउंट जैसे कि आप जिसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, उसे हम टेंजिबल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर है, स्टॉक है, ऐसे जितने भी संपत्ति हमें मिलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, हर दिन समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मान लीजिए जो भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी संपत्ति हैं, ठीक है, जो पर डे आपको देखने को मिलता है, वो सभी टेंजिबल एसेट के अंतर्गत आएंगे। दूसरा एसेट होता है इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का बहुत बड़ा एसेट होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं मनी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, ये सभी को हम इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। और नॉमिनल अकाउंट्स जो होंगे उसके अंतर्गत कंपनी की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं या कंपनी की इनकम है, इन सभी डेटा को रिकॉर्ड्स किया जाता है, ठीक है, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वगैरह वगैरह। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जैसे कि एसेट से रिलेटेड। जैसे एसेट किसे कहते हैं, तो एनीथिंग विच इनेबल अ बिजनेस इंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एसेट। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो हमें बिजनेस में अर्न करके देता है, ठीक है, और वो फ्यूचर तक बना रहता है, ठीक है, जिसकी एक समय होती है, मोर देन 2 ईयर 3 ईयर, ऐसे चीज़ों को हम एसेट कहते हैं। इसमें भी कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनका लाइफ 1 ईयर के अंदर तक रहता है, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनका लाइफ 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक होते हैं, ठीक है ना। ऐसे एसेट को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में देखिए ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए एसेट होते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गए, फर्नीचर हो गए, प्लांट हो गए, मैसनरी हो गया, इसे हम फिक्स एसेट कहते हैं, ठीक है ना। सेकेंड जो है करेंट एसेट है। करेंट एसेट वैसे एसेट को कहते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है ना, और इसे हम शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, एक्सेट्रा, ये सभी के हम लोग करेंट एसेट के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा एसेट लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट एक ऐसे एसेट होते हैं जिसे इमीडिएटली, ठीक है ना, हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, ठीक है ना, या विदाउट मच लॉस हम किसी भी एसेट को यदि तुरंत कैश में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे एसेट को, ऐसी संपत्ति को हम लिक्विड एसेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टाम्प, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि संपत्ति 3 प्रकार से विभाजित होता है, एक फिक्स एसेट, सेकेंड करेंट एसेट और थर्ड लिक्विड एसेट। करेंट एसेट में पीरियड 1 ईयर्स के अंदर हम लोग किसी भी जो भी एसेट संपत्ति है उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड एसेट में सडन, ठीक है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे आप स्टडी में पढ़ते हो कैश जो है वो दोनों में आता है, ठीक है, लिक्विड एसेट और करेंट एसेट, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटीज़ वह अमाउंट होता है जो बिजनेस हमें रिटर्न देता है, ठीक है, जैसे कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है, इससे हम रिटर्न कमाते हैं, ठीक। कैपिटल हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के दौरान भी हमें अर्निंग होता है, ठीक है ना। रिवेन्यू टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस को कहा जाता है, जो भी बिजनेस में जिस सोर्स से हम आमदनी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, वो हमारी रिवेन्यू कहलाती है। और इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी कुछ सर्विसेज देना होता है, जो भी कुछ खर्च करनी होती है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सपेंसेस जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं और एक रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। यदि आप कंपनी का कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं कंपनी के पैसों से,
ठीक है, तो हम इसे कैपिटल एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है ना, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे चल के हम लोग कैपिटल एक्सपेंस को भी दो भागों में बांटेंगे, एक कंपनी के लिए और एक पर्सनल कैपिटल एक्सपेंस। पर्सनल कैपिटल एक्सपेंस जब हम करेंगे तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, हमने देखा कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो हम फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, ठीक है, खर्च करते हैं, ऐसे एसेट को कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक, ऑफिस का कोई भी फर्नीचर हो गए, ठीक, या ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी हम सामान, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सेकेंड जो है रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंस किसे कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस जो हम रिवेन्यू कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, गुड्स एसेट को अच्छे वर्किंग कंडीशन में मेंटेन या बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, सीधा सीधी मैं बता दूं, बिजनेस में अर्निंग के दौरान जो खर्चा होती है, ठीक है, रिवेन्यू अर्न करने के दौरान जो भी खर्चा होती है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है गुड्स। द टर्म गुड्स इज यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द ट्रेडिंग प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट विच आर परचेज फॉर सेल और ट्रेडिंग एंड नॉट फॉर कंजम्पशन, ठीक है। गुड्स किसे कहते हैं, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, जिसे हम कंजम्पशन के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो यह ऑफिस यूज़ के लिए हम लोग परचेज करते हैं, तो हम इसे एसेट कहते हैं। लेकिन वही कंप्यूटर जब हम सेलिंग के लिए परचेज करेंगे तो वह जो है गुड्स कहलाएगा, ठीक है। गुड्स की परचेज इज नोन एज परचेजेज एंड गुड्स सोल्ड्स नोन एज सेल्स। हम लोग आगे चल के गुड्स से रिलेटेड 4 अकाउंट्स बनाएंगे, मैं आपको भी बता दूं। एक परचेज अकाउंट, एक परचेज रिटर्न जो कि टैली में हम लोग डेबिट नोट के नाम से जानते हैं, दूसरा सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जब हम लोग अकाउंटिंग के रूल्स को सीखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को, तो वहाँ पर परचेज अकाउंट को हमेशा हम डेबिट के अंदर रखेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट के अंदर रखेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट नोट के परचेज रिटर्न को डेबिट नोट के अंदर रखेंगे और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट के अंदर रखेंगे, और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। स्टॉक क्या है, सम ऑफ द गुड्स परचेज समटाइम रिमेन अनसोल्ड, इट इज़ नोन एज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। जैसे कि जो भी गुड्स आपने परचेज किया है अभी तक वो नहीं बिक्री हुई है उस एसेट की, तो ऐसे एसेट को हम लोग स्टॉक कहते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो अनसोल्ड गुड्स है इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेब्टर्स, ठीक है ना। डेब्टर किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन्स को हम डेब्टर कहते हैं। और क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को हम क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है बाबू, कि बैड डेब्ट वो अमाउंट होता है जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, उधार लगाते हैं, बट वो पैसे अगर हम रिकवर नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है, वो पैसा हमारे लिए बैड डेब्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एन अमाउंट ऑफ Rs5,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर गोर बट ही इज़ अनेबल टू पे द अमाउंट बैक इज कॉल्ड बैड डेब्ट। जैसे कि हमने मिस्टर गोर को 5,000 रुपया क्रेडिट पे दिया था, या जो भी सामान दिया होगा, ठीक है ना, ऑफ वर्थ 5,000 रुपीज़, लेकिन नाउ मिस्टर गोर इज़ अनेबल टू रिटर्न दैट अमाउंट, नाउ दिस अमाउंट इज़ नोन एज व्हाट, बैड डेब्ट। और मैंने पहले भी आपको बताया ड्राइंग के विषय में, ड्राइंग वह अमाउंट होता है जब कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसे निकाल कर, ठीक है ना, अपने पर्सनल एक्सपेंस में खर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकाल के 20,000 रुपीज़ का एक टेलीविज़न खरीदा, जिस टेलीविज़न का प्रयोग वो अपने घरों में कर रहा है, तो वह कॉस्ट जो है टेलीविज़न का वो ड्राइंग के तहत होगी, ठीक है ना। और ड्राइंग सीधा सीधी उस व्यक्ति के कैपिटल को रिड्यूस
करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म हमें जानना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, सबसे टैली में बेसिकली हम लोग सिर्फ जर्नल अकाउंटिंग करते हैं, बाकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वो खुद ब खुद तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैनुअल काम करते हैं तो हमें जर्नल बनाना होता है, जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हो, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद जितने भी बुक्स होते हैं, कैश बुक हो गए, बैंक बुक हो गए, वगैरह वगैरह बुक हम लोग तैयार करते हैं। फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, बीच में आप बीआरएस स्टेटमेंट भी तैयार करते हो। तो ये सभी काम जो है टैली में हम लोगों को खुद ब खुद मिलता है। ठीक है ना, बन के तैयार हो जाता है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टैली में जर्नल एंट्री करना है। ठीक है ना, जर्नल एंट्री सही होगी तो सारा रिपोर्टिंग जो है हम लोग टाइम टू टाइम सही तरीके से गेन कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको करीब 150 टाइप्स की रिपोर्टिंग लास्ट में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप किसी भी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसमें आप काम करने के एबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री के विषय में। जर्नल एंट्री क्या है, यह एक अकाउंटिंग का प्राइमरी बुक होता है। ठीक है ना, इसे हम एक इट कंटेन्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जितने भी होते हैं उसका एक सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, एवरी, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बिजनेस के दो फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला रिसीविंग और दूसरा गिविंग। ठीक है, जैसे कि वन हैज़ टू गिव समथिंग टू अदर एंड रिटर्न हैज़ टू रिसीव समथिंग फ्रॉम हिम, एवरी रिसीविंग हैज़ इक्वल गिविंग। इसको हम लोग और अच्छे से अगर समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग करेंगे अकाउंट्स को, जो अभी हमने दो भागों में बांटा, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट, तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए अकाउंटेंसी में उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल बताए गए हैं। ठीक है ना, जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान से सुनेंगे, डेबिट क्या होता है मैं हिंदी में बता दूं, देनदार होता है, क्रेडिट का मतलब लेनदार होता है। लेकिन बच्चों देनदार का मतलब क्या, जो व्यक्ति, ठीक है ना, देनदार कौन कहलाता है, कौन व्यक्ति देनदार कहलाता है, जो पैसे रिसीव किए हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आए, ठीक है ना, मैं उसका एडमिशन लिया, मुझे 5000 रुपीज़ पेमेंट मैंने रिसीव किया। ठीक है, तो मैं रिसीवर हुआ लेकिन मैं डेबिट कहलाया। ठीक, क्यों, क्योंकि बिजनेस में फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखा जाता है, नॉट प्रेजेंट एक्सपेक्ट। क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्ट में आप ध्यान दीजिए कि मैंने जब एडमिशन लिया तो उस समय उसका वो पैसा मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन अब मुझे 2 मंथ्स का या 1 मंथ का जो भी कोर्स मेरा होगा उसका हमें ट्रेनिंग देना है। ठीक है ना, तो इस दौरान अब मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग दिया जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब इस दौरान मैं बीच में कोई भी पैसे रिसीव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कोर्स का पैसा ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो हमेशा बिजनेस में फ्यूचर एस्पेक्ट को देख के काम किया जाता है, न कि प्रेजेंट एस्पेक्ट को। इसीलिए जो देनदार होते हैं वो लेनदार कहलाते हैं और जो लेनदार होते हैं वो देनदार कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे भी पर्सनल अकाउंट में जो रूल बनते हैं, या मैं आपको बता दूं पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होते हैं और क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट में जो किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं, तो कोई भी व्यक्तिगत या किसी कंपनी या फर्म या इंस्टीट्यूशन के नाम जो हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा रियल अकाउंट में जब हम बात करेंगे, जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ध्यान देंगे रियल अकाउंट में डेबिट किसे कहेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल बताऊं, जैसे राम पेड टू मोहन 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर मोहन, ध्यान से देखिए कि मोहन 1000 रुपीज़ रिसीव किया है, तो मोहन अकाउंट डेबिट होगा और राम अकाउंट क्रेडिट होगा। उसी तरह परचेज फर्नीचर वर्थ RS 15,000, तो देखिए 15,000 का हमने कंपनी में फर्नीचर ख़रीदा, तो कंपनी में फर्नीचर आया तो डेबिट वाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। मैंने 15,000 रुपया अपने कंपनी से कैश के रूप में निकाला या जो भी बैंक के रूप में निकाला, तो ये हमारा कैश या बैंक क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। इसलिए आप नोट कर लेंगे
कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यहाँ पर रियल अकाउंट में देखिए फर्नीचर भी एक रियल अकाउंट है और कैश भी एक रियल अकाउंट है। थर्ड जो है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी लॉसेस, एक्सपेंसेस या इनकम या आप गेंस जिसे कहते हैं, ये सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। जैसे कि सैलरी पेड 5000 रुपीज़, तो ध्यान देंगे हमने सैलरी जो दिया 5000 रुपया किसी स्टाफ को, तो सैलरी अमाउंट हमारा डेबिट हुआ और जो स्टाफ्स का अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। देखिए सैलरी कंपनी के लिए खर्च होती है, ठीक है ना, हमारे लिए भले ही वो आमदनी कहलाए लेकिन कंपनी के लिए वो एक खर्चा होता है। चलिए इसी रूल्स के आधार पर मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। ये नोट्स जो है मैंने खुद से प्रिपेयर नहीं किया हूँ, ये इंटरनेट की मदद से ये छोटा सा एक टैली के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किया हूँ, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन्स ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं आपको सब में डेबिट और क्रेडिट का भी रूल बता रहा हूँ। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का बहुत ज़्यादा रूल नहीं भी पता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम टैली में आपको दोनों तरह के ऑप्शंस बताएंगे। वैसे भी व्यक्ति टैली में काम कर सकते हैं जिसको अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वैसे भी व्यक्ति काम कर सकते हैं टैली में जिन्हें अकाउंट्स आता है। तो हम लोग दोनों तरह से काम सीखेंगे टैली में। थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए, इसीलिए एक छोटा सा मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ जिससे कि बेसिक नॉलेज आपके पास हो सके, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट किया है Rs20,000 रुपीज़ से, तो ध्यान देंगे जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 20,000 रुपया से स्टार्ट किया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास पैसा आया कैश आया, किस रूप में आया, कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, और किस रूप में आया कैपिटल, तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग ट्रांजेक्शन्स जब टैली में करेंगे तो यहाँ पे एक रिसीव्ड वाउचर काटेंगे, ठीक है, जिसमें कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये सेम बिजनेस मैं आपको टैली पे भी करके बताऊंगा, और यहाँ पे जो जो रिपोर्ट मैनुअली तैयार किया गया है वो रिपोर्ट जो है हम लोग टैली में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो 11-12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इस तरह के बिजनेस को टैली पे भी करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन से परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड है, 5,000 का सामान खरीदा गया है क्रेडिट पर एक्स से। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि गुड्स के केस में 4 प्रकार के एंट्री होते हैं। एक परचेज अकाउंट दैट इज़ डेबिट, सेल्स अकाउंट दैट इज़ क्रेडिट, ठीक है ना। परचेज रिटर्न वो भी क्रेडिट होगा बट सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। तो परचेज गुड्स वर्थ Rs5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, तो आपने खरीदा क्या, गुड्स खरीदा, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट DR हो जाएगा और एक्स अकाउंट CR हो जाएगा। इसके बाद सोल्ड गुड्स वर्थ 3,000 टू वाई, तो आपने वाई को 3,000 का सामान बेचा, तो यहाँ पे सेल क्रेडिट होगा और वाई जो होगा डेबिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। अगर गुड्स सेल हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट होगा और जिसे आपने सेल किया है वाई वो डेबिट होगा। फोर क्या है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 2,000। आप ध्यान दे रहे हैं, आपने बैंक अकाउंट खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 रुपया डिपॉजिट करके, तो अभी रिसीवर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट होगा, ठीक है ना, और हमारा कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड सैलरी 1,000 रुपीज़ इन कैश टू रमेश, तो यहाँ पर ध्यान देंगे सैलरी अकाउंट खर्चा है तो सैलरी डेबिट करेंगे, रमेश क्रेडिट करेंगे। हम लोग जब टैली में ये ट्रांजेक्शन्स को करेंगे तो वहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन को 2 प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम खर्चा दिखाएंगे रमेश को, वापस फिर रमेश को पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह रिसीव्ड अ चेक ऑफ 3,000 फ्रॉम वाई, तो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं, तो एज ए बैंक अकाउंट के रूप में हम रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वाई क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अंकित 2,000, हम यहाँ पर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन को इनकम के रूप में देखा जाएगा,
ठीक है। तो अंकित अकाउंट DR होगा और इनकम क्या हो जाएगा, CR होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था जर्नल अकाउंट में डेबिट लॉसेज जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है ना। लॉसेज और जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं, इनकम और गेन क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे कमीशन इनकम के रूप में है, इसीलिए यह क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट आप दे रहे हो तो फिर यहाँ पे दो तरह के ट्रांजेक्शन्स बनेंगे, एक रेंट अकाउंट DR होगा, फिर ऑनर अकाउंट। टैली में दो ट्रांजेक्शन बनेंगे, हम अपने कॉपी में बना रहे हैं मैनुअल, तो एक ही ट्रांजेक्शन बनेगा, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। बट टैली में दो अकाउंट बनाएंगे, एक रेंट अकाउंट DR करके ऑनर अकाउंट CR करेंगे, फिर बाद में ऑनर अकाउंट DR को करके कैश अकाउंट CR करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इतना मैंने बैंक से 1000 रुपीज़ निकाला, तो बैंक दे रहा है तो ये पैसा आ रहा है कंपनी में, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR हो जाएगा। इशूड ए चेक ऑफ इतना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इशूड ए चेक ऑफ 4000 टू X यहाँ पर अब रिसीवर है तो X DR होगा और बैंक जो हो जाएगा वो CR हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ट्रांजेक्शन्स को देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप अब आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला कैश कैपिटल में मैंने यहाँ पे नेचर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं इंटरनेट की मदद से तैयार किया हूँ, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो टैली को सीखने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैश रियल अकाउंट होगा, कैपिटल पर्सनल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सॉरी यहाँ पे आपका पर्सनल है तो गिवर होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी तरह मैंने अभी ट्रांजेक्शन्स बताया उसी को यहाँ पे मेंशंस किया गया है, ठीक है ना। जैसे सेकेंड देखिए, परचेज गुड्स वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम X, तो आप यहाँ पे देखो परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, X पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इस तरह से अब सभी ट्रांजेक्शन्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद जब ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होता है जर्नल, ठीक है, यहाँ पे देखिए जर्नल मैंने भी जस्ट आपको जो बताया था वो मेंशंस किया हुआ है, कैश टू कैपिटल, परचेज टू X, Y टू सेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश, सैलरी टू कैश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू वाइज, कैश टू कमीशन। ये एक परफॉर्मा में बना हुआ है जो कि अकाउंटिंग के बच्चे क्लास 11 में स्टडी 11-12 में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जितना भी मैं बताया वही सब ट्रांजेक्शन से आप चेक करेंगे इसे। इसके बाद हम लोग नीचे में नरेशन भी लिखते हैं, टैली में भी हम लोग के पास जो भी हम लोग वाउचर एंटर करेंगे वहाँ पे नरेशंस लिखने का ऑप्शन हमें मिलेगा। जस्ट जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। लेजर में क्या करना है हमें कि जितने भी यहाँ पर बुक खुले होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एक कैश बुक खुलेंगे, एक कैपिटल अकाउंट का बुक खुलेगा, परचेज खुलेगा, X खुलेगा, Y खुलेगा, सेल्स अकाउंट के बुक खुलेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बुक खुलेंगे, सैलरी के बुक खुलेंगे, ठीक है ना, कमीशन के खुलेंगे, रेंट के खुलेंगे, ठीक है। इसके बाद X के खुलेंगे, Y के खुलेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सभी तरह का अकाउंट बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, आप कैसे बनाओगे लेजर, मैं सिंपल ये आप मैनुअल यहाँ पर समझ सकते हैं, बट टैली में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैली में बस ये ट्रांजेक्शन्स का हमें रिक्वायरमेंट होगा, जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर 10 दिया हुआ है ये सब खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस टॉपिक को लेके कि हम लेजर कैसे बनाना सीखें, ठीक है। आपको बस जर्नल आना चाहिए, ठीक है। और जर्नल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरह से बताऊँगा। अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप टैली पे काम कर सकते हैं, और यदि जानते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया हूँ, आप देखिए कैपिटल अकाउंट में ये एक ट्रांजेक्शन ऊपर वाला है कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल हमारा क्रेडिट है, तो ये कैश जो होगा लेजर में बाय के साथ ओपनिंग होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो बाय कैश, ये क्रेडिट साइड में इधर ओपनिंग हो रहा है, और इधर चूँकि कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस ओल्ड, या फिर आप लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, CD, जो अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इस तरह से कैपिटल का और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो कैपिटल का कोई भी अकाउंट यहाँ पर अब नहीं बनेगा। उसी तरह कैश का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे कैश का लेजर बनाते हैं, ठीक है ना, मैनुअली। जैसे कि पहला देखो कैश टू कैपिटल, यहाँ पे कैश डेबिट है तो कैपिटल जो होगा इसके लेफ्ट साइड में ही इंटर होगा टू कैपिटल, ठीक है ना, डेट वाइज। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन्स आप देखिए यहाँ पर
परचेज टू इसमें नहीं है कैश, इसमें भी कैश नहीं, यहाँ पर कैश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश, यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बाय में जाएगा, तो बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप फिर से देखो यहाँ पे बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका है सैलरी टू कैश। फिर यहाँ पे सैलरी डीआर है, कैश सीआर है, तो टू कैश हो जाएगा, सॉरी हम लोग कैश बना रहे हैं तो बाय सैलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय सैलरी। देखिए यहाँ पर बाय सैलरी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दिखाई दे रहा है कैश टू कमीशन। फिर देखो कैश डीआर है तो कमीशन रिसिप्ट सीआर होगा, तो इधर टू के साथ कमीशन लिखाएगा, ठीक है ना, टू कमीशन रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका रेंट टू कैश। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कैश सीआर है तो बाय रेंट के साथ ये ओपनिंग होगा, बाय रेंट, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं कैश टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश डीआर है तो टू के साथ स्टार्ट होगा, टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दोनों तरफ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है कि 19,500 का जो है बैलेंस कम हो रहा है, तो बाय बैलेंस सीडी हम यहाँ पर करेंगे 19,500 और दोनों अकाउंट को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। उसी तरह आप मैंने दो बनाया, कैपिटल और कैश। इसके अलावा आप जितने भी अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं सबका सेपरेटली लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आधार पे आप खुद से ट्राई करेंगे परचेज अकाउंट बनाना, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, ठीक है, वाई अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, और जिधर देखेंगे कम हो रहा है उधर हम बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके बराबर करते हैं, ठीक है। इसीलिए नीचे में हमेशा बैलेंस जो है हमें बराबर मिलता है, ठीक। इसके बाद जैसे ही हमारा लेजर कंप्लीट होता है, ठीक, हम इसको आगे ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये आपका परफॉर्मा है, देखिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले मैं बता दूं लेजर का एक समराइजिंग फॉर्म होता है, ठीक। ये एक सिंपल सा परफॉर्मा है जिसमें हम पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मेंशन करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल में हमारा लेफ्ट साइड बैलेंस घट रहा है, ठीक है, कितना? 20,000। तो हम क्या करेंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये कैपिटल का क्रेडिट अमाउंट में पैसा डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ लेजर में अगर डेबिट में साइड में घट रहा है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में वो पैसा लिखाएगा, ठीक है। सेकंड उसी तरह देखो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अभी हम यहाँ पर हमने देखा कि क्रेडिट साइड में 19,500 घट रहा है तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखाएगा, ठीक है। देखिए कैश अकाउंट डेबिट साइड में। इस तरह आप जो साइड में अगर क्रेडिट साइड में घट रहा है अमाउंट तो डेबिट साइड में नोट करेंगे, और अगर डेबिट साइड में अमाउंट घट रहा है लेजर के तो आप क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस हमें मिलेगा यहाँ पर 26,000 का। मैं आपको बता दूँ ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो ये 3,000 बाय मिस्टेक मैंने चेक किया तो लिखा गया है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर या लिखने के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई होगी, बट आप इस 3,000 को यहाँ से हटा देंगे तो आप चेक करोगे तो ये वैल्यू 21,000, 21,3 24,000 और 2 26,000 रुपये हमें मिलेंगे। तो ये सेम बिजनेस को मैं आपको टैली में अपने 4th लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग जानेंगे दो प्रकार से, एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को एक साथ देखेंगे टैली में और फिर बैलेंस शीट। तो ये खुद ब खुद तैयार होता है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें समझना है। तो ये विशेषकर मैं टैली पे बात करूँगा फाइनल अकाउंट के विषय में, ठीक। मैं आपको बता दूं बिजनेस के दो नेचर होते हैं, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस फाइनल अकाउंट है उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट देखते हो, लेकिन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग काम करेंगे, जैसे मैं टैली में आपको दोनों तरह से काम सिखाऊंगा, तो वहाँ पे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे, रिसिप्ट पेमेंट मेंटेन करेंगे और बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करेंगे, ठीक। और मैं थर्ड जो लेक्चर में तैयार करूँगा टैली का, वो कम्प्लीटली गेटवे ऑफ टैली के अंदर आके हम लोग अकाउंटिंग के फीचर्स को जानेंगे
और फिर हम लोग F11 और F12 कीज़, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो बातें होती है टैली में, जो भी कुछ हैं काउंटिंग में या इन्वेंट्रीज से रिलेटेड जो भी टर्म्स और जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें F11 और F12 कीज़ में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वॉच करने के लिए धन्यवाद।